हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है, तो इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो आपकी भविष्य की तैयारी करेंगे। आपको मालूम है कि प्रशिक्षण ओवर होने के पश्चात आपका एक ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट होना है, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, इसी की तैयारी के क्रम में आज मैं कोर्स 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन पर आधारित 25 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए लेकर आ गया हूं। आप इस वीडियो को देख लीजिए, इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए और हो सके तो इन प्रश्नों को कहीं आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तथा दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन प्रश्नों को मैं गूगल फॉर्म के माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूं। अभी मैं आपको प्रश्न भी दिखाता हूं और आपको उसके आंसर भी बताता हूं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन, भविष्य में आने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जेंडर सिंबल जो है, इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको जेंडर सिंबल दिखाया है कि मेल के लिए कैसा होगा, फीमेल के लिए कैसा होगा, ट्रांसजेंडर के लिए कैसा होगा, लेस्बियन का सिंबल कैसा होगा, बाइसेक्सुअल का कैसा होगा और एंड्रोजाइन का सिंबल कैसा होगा। दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे जो है जेंडर सिंबल हैं, लेकिन आपके लिए जो जरूरी है, हमारे लिए जो जरूरी है, वही मैं इस वीडियो में शामिल किया हूं, तो आप इनको भली भांति पहचान लीजिए। आइए देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कक्षा में बच्चों की रूपरेखा निर्धारण में महत्वपूर्ण आयाम है क्या? कक्षा का सामाजिक शैक्षणिक ढांचा, बहुवर्गीयता, बहुजातीयता या उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लास्ट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ये सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रत्येक बच्चा अपने परिवार या समुदाय से बिना कुछ सीखे प्रवेश करता है। यह कथन सत्य है, असत्य है या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रत्येक बच्चा अपने परिवार या समुदाय से बिना कुछ सीखे प्रवेश करता है। मेरे हिसाब से दोस्तों यह कथन असत्य है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है प्रवेश करता है उस समय अपने परिवार या समुदाय से बहुत कुछ सीख करके आता है, तो इसलिए यह कथन जो है आपका असत्य होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन मॉड्यूल सहायक होगा किस लिए? शिक्षकों एवं बच्चों की मौजूदा जेंडर पक्षपातपूर्ण रवैया एवं व्यवहार की पहचान करने में, विभिन्न विषयों के समव्यवहार में जेंडर संवेदनशीलता शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करने में, कक्षागत वातावरण और जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग और उन्हें ग्रहण करने में, या उपर्युक्त सभी। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर तीनों ही विकल्प सही हैं, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन मॉड्यूल इन सभी चीजों में सहायक होगा, तो यहाँ पर हम टिक करने वाले हैं उपर्युक्त सभी पर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। जेंडर एक प्रकार की सामाजिक निर्मिति का एक उदाहरण है। यौन सेक्स शब्द स्त्री पुरुष और अन्य यौनकर्ताओं के बीच एक जैविक अंतर को बताता है। जेंडर स्त्री पुरुष एवं ट्रांसजेंडर के बीच समाज द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट संस्कृत भेद है। क्या लगता है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही होगा? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो है आपका 3 के तीनों ही विकल्प सही हैं, यानी चौथा टिक करेंगे उपर्युक्त सभी। चलिए, 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आप इसको देखिए। जेंडर के विषय में क्या सत्य है? जेंडर संबंध और प्रकार यह गतिशील है। जेंडर सामाजिक अंतःक्रियाओं के इतिहास से प्रभावित होते हैं। उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर उपर्युक्त दोनों ही कथन सही है, इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे उपर्युक्त दोनों में। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को पहले सभी विद्यालय गतिविधियों में जेंडर भेदभाव की पहचान करनी चाहिए। कक्षा में और कक्षा के बाहर की गतिविधियों की योजना निर्माण और कार्यान्वयन करना चाहिए। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त दोनों विकल्प सही हैं? तो यहां मेरे हिसाब से उपर्युक्त दोनों ही विकल्प सही हैं, राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक गुप्त पाठ्यक्रम वह है जो
विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं भी हो सकता है। उपर्युक्त दोनों विकल्प सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त में से दोनों विकल्प सही हैं, क्योंकि औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिडन पाठ्यक्रम का हिस्सा है? जेंडर के आधार पर कक्षा और स्कूल के भीतर बैठने के स्थानों का विभाजन, लड़के और लड़कियों को अलग अलग कार्य सौंपना, रोजमर्रा की स्कूल गतिविधियों में अभ्यास, पुरस्कार और दंड की व्यवस्थाएं, या उपर्युक्त सभी। तो यहां पर आपका उपर्युक्त सभी ये जवाब आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न आता है किसके अंतर्गत? पाठ्यक्रम में आता है, जेंडर संवेदनशीलता में आता है, हिडन पाठ्यक्रम में आता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न हिडन पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, इसलिए यहां पर ऑप्शन थर्ड में हम टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक जेंडर मिथक है? लड़कियां महिलाएं आश्रित होती हैं, पुरुष एवं स्त्री सक्षम होते हैं, लड़कियां और महिलाएं शक्तिशाली होती हैं, पुरुष एवं महिलाएं दोनों भयभीत और बहादुर होते हैं। तो दोस्तों पहला जो है लड़कियां और महिलाएं आश्रित होती हैं, यह एक जेंडर मिथक है। ठीक है, क्योंकि लड़कियां और महिलाएं आश्रित होती हैं ये कहना सही नहीं है। वो जो है अनाश्रित भी होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट भी होती हैं, स्वतंत्र भी होती हैं, खुद सक्षम होती हैं, इसलिए पहला यहां पर हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक सभी विषयों में सन्निहित मुद्दा है और ज्ञान के निर्माण के लिए एक मूल आधार है? यौन, सेक्स, महिला पुरुष, जेंडर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहां पर जेंडर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमारी भाषा होनी चाहिए कैसे? जेंडर समावेशी, जेंडर निष्पक्ष, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। हमारी भाषा को जेंडर समावेशी और जेंडर निष्पक्ष दोनों ही होनी चाहिए। 13 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन का क्या अर्थ है? जेंडर धर्म, क्षेत्र, वर्ग और विकलांगता के संदर्भ में विविधता को स्वीकारना और उसका सम्मान करना तथा सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना, प्राप्त विचारों, संस्थानों और प्रथाओं का प्रदर्शन और जांच करना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थानों, मुद्दों जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं उसकी गंभीरता की जांच करना, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर है आपका चौथा विकल्प यानी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं, परंपराएं या मानदंड अभी भी प्रचलित हैं? जैसे कि दहेज प्रथा, पुरुष देखभाल करने वाले, पोषण करने वाले होते हैं, बेटियों पर बेटों को वरीयता, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो अभी तक ये तीनों की तीनों ही परंपराएं विद्यमान है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी ये परंपराएं विद्यमान है। तो यहां पर हम उपर्युक्त सभी में टिक करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी प्रथाएं या परंपराएं, मानदंड अब प्रचलित नहीं है? अस्पृश्यता का चलन, लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर प्रतिबंध, विधवाओं की पृथकता, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही विकल्प जो है अब प्रचलन में नहीं है। कहीं पर जो है जो बहुत ही पिछड़े एरिया, रूट एरियाज हैं, वहां पर ऐसा हो सकता है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं या जो जागरूक क्षेत्र हैं वहां पर अब ये विद्यमान नहीं है। तो यहां पर उपर्युक्त सभी में टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन का क्या अर्थ है? विज्ञान वर्ग, जाति, जेंडर और धर्म के आधार पर पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद करते हुए तर्क संगत सोच को विकसित करता है। विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है कि शारीरिक रूप से अंतर किसी की श्रेष्ठता या हीनता को नहीं दर्शाता है। सभी यौनों की आंतरिक क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए, ना कि एक दूसरे की तुलना की जानी चाहिए। तो कौन सा विकल्प यहाँ आप सही बताएंगे दोस्तों? मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी सही हैं, उपर्युक्त सभी में टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए, प्रत्येक जेंडर का पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार है, पुरुषों महिलाओं का एकाधिकार है, ट्रांसजेंडर का बिल्कुल अधिकार नहीं है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों पहला कथन आपका सत्य होगा, समान अधिकार है। सभी कोई भी जेंडर हो, संपत्ति में उसका समान अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब किसी का जेंडर संदर्भ ज्ञात होता है तब उसे प्रायः पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है, स्त्रीवाची संबोधन दिया जाता है, ट्रांसजेंडरवाची संबोधन दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहां पर पहला विकल्प, पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है?
जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न मुद्दों के बीच भिन्न होते हैं। जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच एक जैविक अंतर को दर्शाता है, यह गलत है, क्योंकि जैविक अंतर को नहीं बल्कि एक सामाजिक अंतर को दर्शाता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन रॉन्ग है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक अपने स्वयं के समाजीकरण के परिणाम स्वरूप जेंडर पक्षपातपूर्ण रवैये को विकसित करते हैं। कैसे? औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, उपर्युक्त दोनों तरीके से या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों तरीकों से। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रवेश करते समय सभी शिक्षकों को त्याग देना चाहिए। क्या? स्वयं का आत्मसम्मान, स्वयं का पूर्वाग्रह, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कक्षा में प्रवेश करते समय सभी शिक्षकों को स्वयं का पूर्वाग्रह त्याग देना चाहिए। अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे तो आप सही ढंग से कक्षा शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला है, क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। हाँ, वह भावनात्मक रूप से कमजोर है और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। नहीं, वह सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन सेक्स माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। नहीं, वह सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। आगे है क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? महिलाओं का स्थान घर है, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होती हैं, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 2, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमारी जेंडर पहचान निर्धारित करती है कि हम कैसे समझे जाते हैं। हमसे एक पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर व्यक्ति से कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। हमारे यौन सेक्स के आधार पर हमारे साथ अलग तरह से व्यवहार हमें समानता तक पहुंचने से रोकता है, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों उपर्युक्त सभी होगा। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुप्त हिडन पाठ्यक्रम में क्या शामिल है? व्यवहार, दृष्टिकोण, आचरण या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि यहां पर आपका उपर्युक्त सभी ये आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने पास संरक्षित कर सकते हैं, प्रश्नों को लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी आने वाली ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।